हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग किस तरीके से वर्क करता है या क्रिएट किया जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एनसी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मीन्स एनसी क्या होता है, सीएनसी क्या होता है और डीएनसी क्या होता है। तो एनसी इज़ न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम होती है जो एक सीरीज ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अभी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में क्या होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जैसे हमने एक कन्वेंशनल मेथड में देखा था कि एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि आप क्विक पंच टेप यूज़ करते हो, मैग्नेटिक टेप या पेपर टेप यूज़ करते हो एज अ डिवाइस, जिसके अंदर हम इनपुट देते। तो इनपुट यानी क्या, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो वो एक कोड के रूप में रहता था। तो कोड क्या रहता था, नंबर के फॉर्म में रहेगा, अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में रहेगा, सिंबल के फॉर्म में रहेगा। सेम हम सीएनसी में देखा था कि वो वही कोड क्या रहेंगे, आपके इसके कॉम्बिनेशन में रहेंगे। लेकिन ये क्या होता था कि ये इतना एनसी प्रोग्रामिंग टिपिकल एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, ऑपरेशन के लिए यूज़ किया करते थे। लेकिन सीएनसी प्रोग्रामिंग क्या होती है, सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग आपको लिबर्टी देता है, फ्रीडम देता है कि ऑल ओवर यूनिवर्सल आप उसको कोडिंग दे के आप आपका ऑपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो अब ये जो हम एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं इतनी देर से, ये एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग एनसी भी होता है और सीएनसी भी होता है। ठीक है, तो पार्ट प्रोग्रामिंग किस तरीके से बनाया जाता है कि वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो उसके दो मेथड है, एक होता है मैनुअल, आप क्या करते हो मैनुअली उसको बनाते हो, और सेकंड बनाते हो आप उसको कंप्यूटराइज। ठीक है, तो बेसिकली वो सिंपल तरीका है इसमें। तो मैनुअली में होता क्या है कि आप मैन्यूस्क्रिप्ट यूज़ करते हो, हम क्या करते हैं उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। अब मैन्यूस्क्रिप्ट होता क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या होता है कि आप अलग अलग जो भी कोडिंग रहेंगे या इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, आप कुछ कैलकुलेशंस क्रिएट करोगे, कुछ कैलकुलेशंस बनाओगे, और कैलकुलेशंस बनाने के बाद आप क्या करते हो कि उसको आप पार्ट प्रोग्रामिंग देते हो। कैलकुलेशंस एक्चुअली मैनुअल कोई भी पार्ट प्रोग्रामिंग करने के पहले आपको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। अब ये कैलकुलेशंस यानी क्या, कुछ फार्मूला या कुछ डेरिवेशंस नहीं रहते, सिंपल रहता है कि आपको आपके टूल को, यानी जो भी वर्क पीस है या टूल है, उसमें से दोनों में से एक को स्टेबल रखना है और एक को मूवेबल रखना है। तो जो चीज़ आप मूवेबल रखने वाले हो तो आपको उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि उसका पाथ क्या रहना चाहिए, उसका मोशन क्या रहना चाहिए, आपको कितना उसको ड्राइव करना है। तो ये कैलकुलेशंस होते हैं। तो ये कैलकुलेशंस कौन करता है, एक ऑपरेटर करता है। और ये ऑपरेटर क्या करता है कि उसके अकॉर्डिंगली, उसके नॉलेज के हिसाब से ये पार्ट प्रोग्रामिंग बनाता है, और वो उसमें ज़्यादा एरर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और वो इतना मास प्रोडक्शन के लिए ये भी यूज़ नहीं होता। क्योंकि मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि आपको कुछ चीज़ें एडिट करनी है तो आपको सिर्फ फिर से इसी ऑपरेटर का सहारा लेना है और उसका ही ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना है। तो मोस्टली इसमें बहुत सिंपल चीज़ क्या है कि आप मैनुअली पार्ट प्रोग्रामिंग में क्या करते हो, जो भी लेबर रहेगा, जो भी ऑपरेटर रहेगा, उससे मैन्यूस्क्रिप्ट के रूप में आप पार्ट प्रोग्रामिंग बनाते हो। ठीक है, तो कंप्यूटराइज में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। कंप्यूटराइज क्या कहता है आपको कि आपको जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, स्किल्ड प्रोग्रामर चाहिए। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, स्किल्ड प्रोग्रामर चाहिए। यानी यहाँ पे आपका ऑपरेटर यानी मशीन ऑपरेट करने वाला इंसान नहीं लगता, यहाँ पे आपको टिपिकल जो सीएनसी ऑपरेट करने वाला इंसान है वो लगेगा। तो वो स्किल्ड ऑपरेटर क्या करता है कि आपका स्किल्ड प्रोग्रामर जो हम कहते हैं, तो वो स्किल्ड प्रोग्रामर क्या करता है, पार्शियली यानी आधा प्रोग्राम बनाएगा और रिमेनिंग आधा प्रोग्राम कौन करेगा, कंप्यूटर उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली ही बना लेगा। उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर जो डेटा इनपुट करता है उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर क्या करेगा, उसका जो पार्शियली बनाया हुआ पार्ट प्रोग्रामर, स्किल्ड प्रोग्रामर से प्रोग्राम बना है, तो वो कंप्यूटर आधा प्रोग्राम खुद बना लेगा। इसको हम कंप्यूटराइज प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो अब इसी कंप्यूटर प्रोग्राम को हम और एक नाम देते हैं, यानी एक एडवांस वर्जन है, उसको हम कहते हैं APT यानी ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड
प्रोग्राम टूल, ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल। अब इसमें होता क्या है, ये बहुत ही कॉमनली और वाइडली यूज़ करने वाला सिस्टम है या मेथड है, जो आजकल बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये 3D सिस्टम्स यानी 3 डायमेंशनल सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकता है। यानी ये 3 डायमेंशनल सिस्टम को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अब 3 डायमेंशनल से कंट्रोल करता है, लेकिन इसकी एक लिमिट रहती है। ये स्टार्ट करता है 3 डायमेंशनल से और एंड करता है 5 डायमेंशनल पे। अब ये 3 डायमेंशनल 5 डायमेंशनल क्या होता है, ये सिंपल तरीके से ये एक्सिस होता है, ठीक है। यानी 3 डायमेंशनल क्या 3 एक्सिस और 5 डायमेंशनल क्या 5 एक्सिस, वैसे 4 एक्सिस भी होता है। तो APT प्रोग्राम बेसिकली 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या करता है कि इस जो भी आप ये स्किल्ड प्रोग्रामर से आधा प्रोग्राम बनाते हो, तो ये कंप्यूटराइज तरीके से आधा प्रोग्राम, रिमेनिंग आधा प्रोग्राम भी कंप्लीट करता है। तो अब कंप्यूटराइज सिस्टम क्या करती है, जो आधा प्रोग्राम कंप्लीट करती है, तो ये क्या करती है, जैसे अब डेप्थ ऑफ कट रहता है, स्पीड रहती है, टूल चेंज करने का कुछ रहता है, तो ये जैसे पाथ प्रोग्रामर उसका कुछ आधा पोर्शन देगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये उस चीज़ को, जो सपोर्टिव चीज़ लगने वाली है कंप्यूटराइज कंपोनेंट की, तो वो उसको सेलेक्ट करके उसके सामने वो प्रोग्राम कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं APT। अब ये APT वर्क किस तरीके से करता है, APT को स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। जैसे अब मैंने कहा ना, कंप्यूटराइज आधा पार्शियल काम होता है, तो आधा पार्शियल काम क्या होता है कि इस APT सिस्टम को कुछ स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, और स्टेटमेंट खुद ब खुद लेता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, अब ये वो स्टेटमेंट होते क्या है, वो 4 स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट, अब ज्योमेट्री स्टेटमेंट क्या होता है कि इसके अंदर आप क्या करते हो कि ज्योमेट्री एलिमेंट्स को डिफाइन करते हो या उसका यूज़ करते हो। क्या करते हो आप, इसके अंदर एलिमेंट्स जो रहते हैं, एलिमेंट्स क्या करते हैं हम डिफाइन करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। अभी एलिमेंट्स होता क्या है, जैसे लाइन होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, सर्कल होते हैं, आर्क होता है, ठीक है, आर्क होते हैं, एक्सेट्रा जो बेसिक चीज़ें जिससे हम क्रिएट करने वाले हैं स्टार्टिंग पॉइंट्स, तो उसको हम कहते हैं बेसिक एलिमेंट्स। तो वो लाइन होता है। तो ज्योमेट्री स्टेटमेंट्स क्या है, तो उसमें आपको स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि लाइन है, लाइन मान लो कुछ है, तो उसको पॉइंट देना पड़ता है, एक पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है कि मीन्स 0 पॉइंट से करना है, XYZ पॉइंट से करना है, कहाँ पे आपको पॉइंट सेंटर से लेना है। अब मान लो कि कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, तो हमको वो डिफाइन करने, जैसे X पे मुझे पॉइंट लेना है, Y पे मुझे लेना है या Z पे लेना है। सेम हम क्या करते हैं कि अगर आपको कोई सर्कल बनाना है, तो सर्कल के लिए क्या करेंगे, हम एक पॉइंट डिसाइड करेंगे, तो सेंट्रल पॉइंट रहेगा, आ रहा समझ में, वो सेंट्रल पॉइंट रहेगा। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्री स्टेटमेंट देते हैं अपने एलिमेंट्स को, या उसको डिफाइन करते हैं या उसका यूज़ करते हैं। तो ये APT फर्स्ट चीज़ क्या करता है कि उसकी ज्योमेट्री को स्टेटमेंट देता है। फिर नेक्स्ट जो होता है उसका जो 4 स्टेटमेंट्स में से एक होता है मोशन स्टेटमेंट। सेकंड क्या होता है, मोशन स्टेटमेंट क्या करता है, आपको आपके टूल को जो भी मूव करने वाला पोर्शन है उसको एक मोशन देनी पड़ेगी। तो वो ये APT क्या करती है, मोशन उसको सेलेक्ट करती है, देती है। फॉर एग्जांपल आपको किसी एक पॉइंट से, पॉइंट 1 से मान लो P पॉइंट है, तो यहाँ से आपको मूव करना है, तो आप क्या बोलोगे फ्रॉम, और कहाँ तक जाना है टू, मान लो फॉर, तो उसको हम कहेंगे गो टू पॉइंट 2। तो इस तरीके से हम उसको मोशन देते हैं। तो लीनियर मोशन रहेगा, सर्कुलर मोशन रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो ये मोशन उस तरीके से देंगे। जैसे टूल को हम फॉरवर्ड भी जब बोलेंगे, तो गो FWD गो फॉरवर्ड, गो BCK बैक यानी पीछे आओ, गो अप भी बोल सकते हैं, डाउन भी कह सकते हैं। तो ये हम उसको मोशन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है उसका पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेटमेंट है। थर्ड जो है पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट। अब पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट क्या होता है कि बहुत बार आप देखते हो कि आप ऑपरेशन करते हो लेग मशीन के ऊपर, तो आप कूलेंट ऑन करते हो, कूलेंट ऑफ करते हो, तो ये पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट में आता है कि आपको कूलेंट ऑन करना है या नहीं करना है, कूलेंट आपको ऑन करना है या ऑफ करना है। तो आप वो स्टेटमेंट्स देते हो। आप आपके स्पिंडल को जितनी स्पीड देनी है, तो वो स्पिंडल की स्पीड डिसाइड करते हो।
प्लस आपका मान लो जो भी प्रोग्राम है उसको एंड करना है तो वो एंड करने का भी प्रोसेस रहता है, यानी जो आपका पार्ट प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद जो भी आपको पोस्ट प्रोसेस रहेगा, एंड वाला प्रोसेस, आखिरी में करने वाला प्रोसेस, तो वो प्रोसेस इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं। और नेक्स्ट फोर्थ होता है आपका जो ऑक्सिलरी स्टेटमेंट होता है। अब ऑक्सिलरी स्टेटमेंट क्या होता है? ऑक्सिलरी स्टेटमेंट ऑक्सिलरी स्टेटमेंट क्या होता है कि इसमें अब हम जो पार्ट प्रोग्रामिंग लिख रहे थे तो उसको हम पार्ट प्रोग्रामिंग को नंबर देंगे, ये पार्ट को हम नंबर देंगे। फिर आप उसको मान लो कि कुछ टॉलरेंस देना है तो आप टॉलरेंस भी दे सकते हो उसको, कुछ अलाउंस देना है तो अलाउंस भी दे सकते हो। कटिंग साइज़ रखनी है आपको, कुछ प्रॉपर कटिंग साइज़, तो आप कटिंग साइज़ भी उसको कर सकते हो। आपको प्रोग्राम फिनिश करना है तो आप प्रोग्राम भी फिनिश कर सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसी 4 स्टेटमेंट के ऊपर आपका APT टूल काम करता है। यानी ये पार्शियली जो स्किल्ड प्रोग्रामर अपना आधा काम जब करता है तो आधा काम इस तरीके से कंप्यूटर कंप्लीट कर देता है। तो इसको हम कहते हैं APT। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कंट्रोल सिस्टम, CNC कंट्रोलर क्या होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे CNC कंट्रोलर। अब CNC कंट्रोलर होता क्या है? अब सिंपल सी चीज़ है, CNC कंट्रोलर होता वही है, एक कंट्रोलर डिवाइस रहेगा, वो क्या करेगा? आपके कंप्यूटर और जो भी मैकेनिकल डिवाइस रहेंगे या कंपोनेंट रहेंगे, मैकेनिकल मशीन यानी फॉर एग्जांपल मशीन, उसके बीच में का काम करता है कि इसके सिग्नल पास करेगा, इसको कन्वर्ट करके देगा, इसके सिग्नल पास करेगा, कंप्यूटर को सिग्नल देगा। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोलर। इसको हम कहते हैं कंट्रोलर, यानी जो कंप्यूटर और मैकेनिकल कंपोनेंट मशीन इन दोनों के बीच में सिग्नल पास करेगा और कन्वर्ट करके एक दूसरे को जो ट्रांसफ़र करेगा, उस चीज़ को हम कहते हैं कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर क्या होता है? स्टेपर मोटर पे, सर्वो मोटर पे वर्क करता है। और ये कंट्रोलर सिंपल वे से जैसे मैंने बोला था आपको कि एक्सिस ड्राइव होता है, स्पिंडल ड्राइव होता है, तो ये सारी चीज़ें ये CNC कंट्रोलर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका CNC कंट्रोलर। देन इसी के अंदर एक होता है एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। अब एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम होती क्या है? एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करती है कुछ वेरिएबल्स, प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं। ये क्या करती है? ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करती है। क्या करती है? ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करती है प्रोसेसेस। अब ये प्रोसेसेस होती क्या है? जैसे प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कटिंग स्पीड हो गई, कि आपको कटिंग स्पीड कितनी रखनी है। ठीक है, तो कुछ फीड रेट होता है, फीड रेट आपको देना पड़ता है, तो वो फीड रेट कुछ रहता है, तो कुछ टूल चेंज करना पड़ता है। तो होता है क्या कि जब आप पार्शियली कुछ प्रोग्राम इनपुट करता है तो एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम ऐसी होती है कि जिसके अंदर डेटा ऐसे स्टोर होता है कि पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए पर्टिकुलर एक्शन ली जाती है। तो फॉर एग्जांपल आपने कुछ स्टार्ट किया है प्रोग्राम, तो आपको कटिंग स्पीड उसके अकॉर्डिंगली खुद कंप्यूटर आपको एक नोटिफाई करेगा कि इस चीज़ के लिए इतनी स्पीड रहनी चाहिए, इतना फीड रेट रहना चाहिए, और समथिंग ऑपरेशन पर्टिकुलर ऑपरेशन करने के लिए कुछ टूल चाहिए होंगे, तो वो टूल कौन से होने चाहिए वो यहाँ पे आपको मेंशन करता है। तो ये एडेप्टिव कंट्रोलर सिस्टम के अंदर ये चीज़ होती है। सिंपल तरीके से ये बहुत एडवांस चीज़ है, लेकिन अपनों को बहुत यूज़फुल होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंट्रोलर सिस्टम। अब बेसिक चीज़ पे हम आते हैं कि पार्ट प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो पार्ट प्रोग्राम जब आप बनाते हो, जब कोडिंग हम बनाते हैं, तो आपको बहुत सारे कोड्स लगते हैं, तो जिसके अंदर हम बोलते हैं G कोड्स, M कोड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड्स है। वैसे हम टूल के लिए भी कुछ कोड यूज़ करते हैं, फीड रेट के लिए भी कुछ भी, तो फीड रेट देना है तो हम F से उसको डिनोट करते हैं। स्पिंडल की स्पीड कितनी होनी चाहिए तो उसको S से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कोडिंग होगा। तो अब ये G कोड्स होते क्या है और M कोड्स होते क्या है? तो G कोड्स बेसिकली हम इसको प्राइमरी या प्रीलिमिनरी कोड कहते हैं, और इसको हम कहते हैं मिसलेनियस कोड। तो इसको हम अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूँगा तो क्या समझना कि G कोड्स टिपिकल हम देते हैं टूल के लिए, और M कोड्स हम टिपिकल देते हैं मशीन के लिए। ठीक है, अभी होता क्या है? फॉर एग्जांपल हम G कोड कंसीडर करते हैं।
तो जी कोड होता क्या, प्रीलिमिनरी और प्राइमरी कोड, कि जो भी आपका टूल रहता है, सपोज ये टूल है, तो इस टूल को आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से टूल यहाँ मूव करना है, तो ये मूव करने के लिए आपको कुछ तो कोडिंग देनी पड़ेगी। और ये कोडिंग क्या करता है, आपके कंट्रोलर सिस्टम से आप जो भी उसको इनपुट दोगे तो आपका कंट्रोलर डिवाइस क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा और मशीन को समझने वाली लैंग्वेज या सिग्नल्स में उसको कन्वर्ट करेगा। तो ये लैंग्वेज समझने के लिए हम जी कोड्स यूज़ करते हैं। इसको हम उस लैंग्वेज के लिए हमको क्या चाहिए, ये कोड्स चाहिए, जी कोड्स चाहिए, एन कोड्स चाहिए, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम और आपका मशीन समझता है। ये लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज में ही ये कोड जब हम इनपुट करेंगे, अलग अलग टाइप के कोड्स इनपुट करेंगे, तो वो लैंग्वेज आपकी मशीन को समझ में आती है, तो वो उस तरीके से वो एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जी कोड से जैसे मैंने बोला कि आपको ये टूल है, ये टूल इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मुझे मूव करना है, तो उसको कुछ कोड कहते हैं। वैसे आपका स्पिंडल अगर ऑन ऑफ करना है, तो ये मशीन पार्ट हो गया, तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए एम कोड यूज़ करते हैं। आ रहा है समझ में? तो जितने भी टूल के लिए हमें मोशन टूल को जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो वो सारे जी कोड से हम देंगे। और जितने भी मशीन को हमको देना है, जैसे स्पिंडल ऑन, स्पिंडल ऑफ, कूलेंट ऑन, कूलेंट ऑफ, आपका प्रोग्राम जो भी है वो स्टार्ट करना है या नहीं करना है, तो एंड, स्टार्ट एंड एंड, स्टॉप, ये सारी चीज़ें हम इस कोड में देते हैं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं पहले कि जी कोड होता क्या है। फॉर एग्जांपल अब हम कोड किस तरीके से देते हैं इसको, G00। अभी G000 क्या होता है कि ये इसको हम कहते हैं रैपिड ट्रैवर्स। रैपिड ट्रैवर्स यानी क्या कि आपका कोई भी टूल, जो भी टूल किसी भी पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, एक पॉइंट से पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे अगर मुझे मूव करना है, तो मैं उसको क्या करूँगा, G00 जब इंस्ट्रक्शन दूंगा तो टूल क्या करेगा, उसके उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक्स डायरेक्शन में G00 बोला, तो मेरा एक्स एक्सिस ये है, तो मेरा टूल किस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से। तो अगर मैंने पॉजिटिव फॉर एग्जांपल इधर इस साइड में लिया है, तो वो इस साइड में मूव करेगा। उसको मुझे एक मेंशन करना पड़ेगा कि कितना सेंटीमीटर तक तुम्हें काम करना है, तो उतने सेंटीमीटर तक मूव करेगा, लेकिन वो रैपिड करेगा, फास्ट करेगा, स्लोली नहीं जाएगा। उसकी जो भी मशीन की स्पीड रहेगी उससे एंड मशीन जितनी भी फास्ट स्पीड रहेंगी वो फास्ट स्पीड से उतना मूव करेगा। तो इसको हम कहते हैं G00। तो वैसे G01 एक होता है फॉर, तो वो उसको हम कहते हैं लीनियर इंटरपोलेशन। तो ये क्या करेगा, स्लोली एक डायरेक्शन दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में आपका स्लोली मूव करेगा, लीनियरली इस तरीके से मूव नहीं करेगा, या एंगुलर मूवमेंट नहीं देगा। मान लो इस डायरेक्शन में मुझे 30 डिग्री के एंगल में जाना है, तो मैं इस एंगल से भी ये एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर मूव करेगा। ठीक है, तो ऐसी नंबर ऑफ जी कोड्स होते हैं जिसके अंदर हम यूनिट्स डिसाइड करते हैं। कि फर्स्ट डिसाइड करना पड़ता है कि आपको आपका प्रोग्रामिंग या ऑपरेशन किस यूनिट में करना है, एमएम में करना है, सेंटीमीटर में करना है, इंचेस में करना है, वो डिसाइड किया जाता है। उसके प्लेन डिसाइड किए जाते हैं कि एक्स वाई प्लेन में करना है, वाई जेड प्लेन में करना है, जेड वाई प्लेन में करना है। ठीक है, तो सेम। और इंटरपोलेशन यानी आपको टूल को क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम किसके अंदर देते हैं, जी कोड के अंदर देते हैं। तो वैसे ही कुछ, अब ये पूरे डिटेल्स हम कोडिंग किस में देखेंगे, जब हम कोई पार्ट प्रोग्रामिंग देखते हैं तो उसके अंदर हम इसको डिटेल में देखेंगे। अब एम कोड्स क्या होता है, मिसलेनियस कोड, कि मान लो कि आपका स्पिंडल स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, M03। ये कोड क्या है कि आपका जो जॉ रहता है, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल फिक्स करते हैं, तो वो जॉ क्या करता है, एक स्पिंडल के ऊपर माउंट किया जाता है। तो वो स्पिंडल की जो रोटेशन रहती है, तो वो रोटेशन स्टार्ट करने के लिए हम क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, M03। तो उससे क्या होता है कि स्पिंडल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो सेम वही स्पिंडल अगर आपको ऑफ करना है, तो हम उसको कोड देंगे कि उसको स्टॉप करना है, तो हम उसको M05 कहेंगे कि उससे स्पिंडल ऑफ हो जाएगा। अब M03 क्या कहता है, आपको क्लॉकवाइज स्टार्ट करता है, और M04 आपको एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करके देता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कूलेंट ऑन ऑफ होता है, M08 कूलेंट ऑन ऑफ के लिए होता है, ऑन के लिए होता है, M09 कूलेंट ऑफ के लिए होता है, ये ऑन के लिए होता है और ये ऑफ के लिए होता है। तो अलग अलग मशीन्स के अंदर अलग अलग कोडिंग भी यूज़ की जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही कोड हर मशीन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। उस मशीन, जो मशीन आप यूज़ कर रहे हो, तो उस मशीन के मैनुअल में लिखा हुआ रहता है कि इसकी किस कोडिंग, कौन सी कोडिंग इस मशीन को या इस कंप्यूटर को समझ में आती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कोडिंग देते हैं। तो हम स्टैंडर्ड, फ़िलहाल जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये है, तो ये हम इस कोडिंग के साथ अपना पार्ट प्रोग्रामिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सेम वैसे ही हम टूल, अगर आपके कुछ नंबर ऑफ़ टूल्स रहते हैं आपके, तो आपको टूल चेंज करना है, तो हम उसको कैपिटल टी देख के उसके सामने 1 0 0 2 ऐसा कोडिंग देके आपके टूल चेंज कर सकते हैं।
वैसे ही सेम हम फीड रेट देते हैं कि आपका टूल कितने फीड रेट से काम करेगा, उसका डेप्थ ऑफ कट कितना होना चाहिए, तो ये और आपकी टूल को भी कितना स्पीड होना चाहिए, तो ये हम ये एफ से उसको डिनोट करते हैं कि फॉर एग्जांपल F25 F5 ऐसा कुछ डेप्थ ऑफ कट रहेगा। सेम स्पिंडल की स्पीड हम डिनोट करते हैं कि 2000 3000 4000 जो भी आपको देना है कि स्पिंडल की स्पीड 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशंस लेनी चाहिए। तो इस तरीके से इसको हम कोडिंग कहते हैं। अब ये कोडिंग होती क्या है कि इस कोडिंग को हम एक ब्लॉक में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये ब्लॉक्स हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम कोई पार्ट प्रोग्रामिंग लेंगे, हम पार्ट प्रोग्रामिंग लेने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको मैं कहूँगा कि एंड ऑफ ब्लॉक्स क्या होते हैं, एंड ऑफ ब्लॉक्स क्या होता है, और ये कोडिंग किस तरीके से हम यूज़ करके एक पार्ट प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर की मैं इतना ही। थैंक यू।